आज सबसे बड़ा चुनाव, सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी कवरेज दिव्य भव्य अंदाज में हम एबीपी न्यूज पर आपके लिए लेकर आए हैं। ये वो जगह है जहां से आज 24 चुनाव के नतीजों की पूरी कवरेज 360 डिग्री वाला जो एंगल होता है उसी हिसाब से हर तस्वीर, हर खबर और जाहिर सी बात है नतीजे मतलब नंबर, तो सटीक अंदाज में हर जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूं हमारे इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में, यह है काउंटिंग सेंटर। इस काउंटिंग सेंटर में नई टेक्नोलॉजी है, नया आइडिया है और आप तक सुपर फास्ट रफ्तार के साथ आज नतीजों के दिन नंबर पहुंचाने की हमारी शानदार तैयारी है। और मैं तो एबीपी इलेक्शन हेडक्वार्टर्स के काउंटिंग सेंटर में मौजूद हूं। साथ ही इस इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में मेरे साथ हमारे 5 अन्य सहयोगी मौजूद हैं, अलग अलग सेंटर्स में हैं, अलग अलग जिम्मेदारी के साथ मुस्तैद हैं और ये सारी तैयारी आप तक नंबर्स रोचक अंदाज में पहुंचाने के लिए की गई है। तो आइए बिना वक्त गवाए आपका सबसे इंट्रोडक्शन कराते हैं और अब सबसे पहले मैं आपको लेकर चलती हूं खटाखट सेंटर स्नेहलता के पास। थैंक्स रोमाना। खटाखट ये वर्ड पॉपुलर वर्ड अपने राइम के साथ पूरे इलेक्शन में आपने सुना होगा, लेकिन इस खटाखट सेंटर से आपको जानने को मिलेगा सीटों का सेंसेक्स। इसके साथ आपके सामने होगा कौन जीता कौन हारा, ये पूरे आंकड़े बड़ी तेजी से इस सेंटर से मैं स्नेहलता आप तक पहुंचाती रहूंगी। अब आगे बढ़ेंगे अगले सेंटर की ओर जिसका नाम है एक्सपर्ट सेंटर। स्नेहलता, और ये नाम ही ऐसा रख दिया एक्सपर्ट सेंटर। और चुनाव का जो ये खेल है, कौन पास कौन फेल है, इसका था लेना, इसका पता लगाना, ये बड़ी ही टेढ़ी खीर होती है। बड़े दावे इरादे ठोके जा रहे, कौन सही निकलेगा कौन गलत। अब की बार किसकी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार या विपक्ष की होगी नैया पार, ये बताने के लिए मेरे साथ देश के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स भी मौजूद रहने वाले हैं और उन पर काफी कुछ जिम्मेदारी में डाल दूंगा एनालिसिस की। थोड़ी दिक्कत में आएंगे, अभी सेल्फी ले रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स, उनका परिचय मैं कराऊंगा, लेकिन अभी आपको लिए चलता हूं इलेक्शन सेंटर जहां मौजूद है मेरी सहयोगी दीपा। शुक्रिया संदीप जी, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला और इस वक्त मैं मौजूद हूं एबीपी न्यूज के इलेक्शन सेंटर में। आज के नतीजों के मायने क्या हैं मोदी के लिए, राहुल गांधी के लिए और समूचे देश के लिए, इन मायनों के बारे में देश को मैं यहां से तफसील से रूबरू करवाऊंगी। लेकिन अभी आपको सीधे लिए चलेंगे। देखिए, सबसे पहले एग्जिट पोल जो तमाम आई है जिसमें तीसरी बार मोदी सरकार के संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं, अगर वो एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होते हैं तो क्या होगा। देखिए, पहली बार किसी गैर कांग्रेसी पीएम की हैट्रिक लग जाएगी अगर एग्जिट पोल एग्जैक्ट में तब्दील होते हैं। ब्रांड मोदी और भारत का कद दुनिया में बढ़ेगा, जैसे कि बार बार कहा भी जा रहा है। और साथ ही आपको बताएं कि अगर ये सही साबित होते हैं एग्जिट पोल तो क्या होगा, इंडिया गठबंधन ब्रांड मोदी के आगे नाकाम साबित होगा और ये बड़ी उपलब्धि के तौर पर बीजेपी इसको दिखाएगी। मंडल पर कमंडल की राजनीति भारी होगी। अब आइए आपको सीधे लिए चलते इलेक्शन सेंटर से डेटा सेंटर पूजा सचदेवा के पास। धन्यवाद दीपा। दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं हूं पूजा सचदेवा और मैं इस वक्त मौजूद हूं एबीपी न्यूज के डेटा सेंटर में। ये 2019 का सियासी वॉल, सियासी दीवार 2019 की आप देख रहे हैं और इसका कलर आप एक बार देख लीजिए 2019 में कैसा था, नतीजे क्या थे। 543 सीटों के बीजेपी प्लस 352 कांग्रेस, 94 और अदर्स के खाते में 97। लेकिन इस बार इस सियासी दीवार का रंग कितना बदलता है ये आपको मैं इसी डेटा सेंटर से बताने वाली हूं और इसी के साथ साथ वीआईपी उम्मीदवारों के बारे में पूरे देश को मैं इसी जगह से बताऊंगी। और अब आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं सीधे न्यूज सेंटर। नमस्कार हमारे तमाम दर्शकों को, गुड मॉर्निंग। और देखिए आज की सुबह कई मायनों में खास है। मैं जहां पर खड़ा हूं ये है न्यूज सेंटर यानी खबरों का केंद्र बिंदु। और ये जो आप देख रहे थे काउंटडाउन 1 घंटा 54 मिनट, यानी बस इतना इंतजार और आप करिए और पहला रुझान आपके सामने होगा। 24 के इन 24 बड़े चेहरों पर नजर है हमारी। आप देख रहे हैं
इंतजार प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, इंतजार अमित शाह को लेकर, राहुल गांधी, राजनाथ सिंह, तमाम जो बड़े बड़े नेता आपको मेरे पीछे नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर क्या होने वाला है, इनकी किस्मत का आज फैसला होगा। और जैसे ही स्क्रीन पर मेरे पीछे जो ये बिग स्क्रीन आप देख रहे हैं, आंकड़े आने शुरू होंगे, वो तस्वीर भी आपके सामने में रख दूंगा। सवाल यह हो रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या होगा, पीयूष गोयल का क्या होगा, रविशंकर प्रसाद का क्या होगा, गिरिराज सिंह का क्या होगा, मीसा भारती का क्या होगा। तमाम बड़े चेहरे और इन पर हमारी निगाह बनी हुई है। एक एक खबर और खबर के पीछे की खबर भी यहां से न्यूज सेंटर से मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं अब रोमाना के पास। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़ा चुनाव, और इस सबसे बड़े चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज के लिए ही आपने देख लिया ना एबीपी न्यूज पर हमारी तैयारी क्या है। इस इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहां काउंटिंग सेंटर में। अच्छा, इससे पहले मैं काउंटिंग सेंटर में जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, एक एक कर आपका उनसे परिचय कराऊं। जरा ये तस्वीर दिखाइए। ये जो आप हमारी एलईडी वॉल देख रहे हैं, दरअसल यही वो वॉल है जहां आपसे कुछ ही देर में जो सोशल मीडिया का अपडेट है, वो हर अपडेट यहां इस वॉल पर एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखाएंगे। हैशटैग रिजल्ट ऑन एबीपी, ये वो हैशटैग है जिसके साथ आप सीधे एबीपी न्यूज के साथ जुड़ सकते हैं। आपने ये दिव्य भव्य तैयारी देखी है, और साथ ही जरा ये देख लीजिए, इससे पहले मैं गेस्ट को बुलाऊं, किस तरीके से हमने ये अलग अलग रीजनल सेंटर्स बनाए हैं। कर्नाटक, आप देख रहे हैं यहाँ पर कर्नाटक के एक्सपर्ट आकाशवाणी। एबीपी न्यूज इलेक्शन हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। इस हेडक्वार्टर में सबसे पहले आ रहे हैं मनोज राजन त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश एक्सपर्ट। नमस्कार मनोज जी, बहुत स्वागत आपका। उत्तर प्रदेश से क्या सियासी संदेश आ जाने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजर जाता है, तो ये गुजरेगा वहीं से, इसलिए उत्तर प्रदेश पर पैनी नजर रखनी होगी। आज एग्जिट पोल का एग्जैक्ट पोल सामने आने वाला है, और इस एग्जैक्ट पोल पर नजर रखेंगे खासकर। बिल्कुल, नजर आज आंकड़ों पर। बिहार एक्सपर्ट ऋषि मिश्रा अगले मेहमान हैं। बिहार एक्सपर्ट ऋषि मिश्रा, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत आपका। बिहार मोदी के साथ साथ नीतीश को लेकर भी फैसला सुना देगा आज? बिल्कुल, यदि नीतीश कुमार की यदि सीट घटेगी तो मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा। एक और जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं है लड़ाई वहाँ पे। पश्चिम बंगाल एक्सपर्ट आशीष रंजन अगले मेहमान हैं। पश्चिम बंगाल के एक्सपर्ट हैं, नाम है आशीष रंजन, और अब वो हमारे साथ आने वाले हैं यहाँ एबीपी न्यूज पर। जरा सा हमें इंतजार करना होगा जी। अगले मेहमान हैं महाराष्ट्र एक्सपर्ट संदीप सोनवलकर। महाराष्ट्र 48 लोकसभा सीटें, और सबको इंतजार इसका असली और नकली का। संदीप जी, फैसला हो जाएगा आज महाराष्ट्र में? जी बिल्कुल, महाराष्ट्र ही शायद देश का इकलौता स्टेट होगा जो देश को चौंकाएगा। इंतजार कीजिए, महाराष्ट्र कभी कभी देश से भी बड़ा हो जाता है। अगले मेहमान तमिलनाडु एक्सपर्ट श्री कृष्णा। तमिलनाडु एक्सपर्ट श्री कृष्णा जी, तमिलनाडु चक्रव्यूह भेद लेगी इस बार बीजेपी तमिलनाडु में? तमिलनाडु में 1-2 आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। 1-2 आ जाए तो बड़ी बात होगी। तमिलनाडु के आंकड़ों पर नजर। केरल एक्सपर्ट श्री दत्तन। केरल एक्सपर्ट श्री दत्तन सर, वेरी गुड मॉर्निंग। केरल में खाता खुलेगा बीजेपी का? पूरा कोशिश है बीजेपी का, मेरे ख्याल से हो जाएगा। राजस्थान एक्सपर्ट्स विजय त्रिवेदी और कर्नाटक एक्सपर्ट वीएस चंद्रशेखर। राजस्थान के एक्सपर्ट हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं, और पूरे देश की बड़ी बिग पिक्चर भी यहाँ हमारे सामने रखेंगे। राजस्थान एक तरफा रहेगा क्या मामला? नहीं, एक तरफा कहीं नहीं रहता चुनावों में मामला। इंडिया गठबंधन जो है ठीक से टक्कर दे रहा है। तो दिलचस्प रहने वाला है राजस्थान में सियासी गणित। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के आंकड़ों के एक्सपर्ट मुकेश केजरीवाल अगले मेहमान हैं। मुकेश केजरीवाल जी हमारे साथ आ गए हैं यहाँ पर, और उन्हीं का रुख करते हैं हम। ये जो 3 राज्यों का भी नाम लिया है, यहाँ पर जो कंफ्यूजन है, कहीं साथ में आप और कांग्रेस, कहीं अलग अलग आप और कांग्रेस, क्या होगा? देखिए, ये तो बात जरूर है, लेकिन बीजेपी बहुत समय बाद पंजाब में अकेले लड़ रही है, और उसका क्या असर होता है ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। और मुझे लगता है कि नतीजा जो भी हो, जीतेगी जनता। जनता ही को जीतना है आज नतीजों के दिन। कर्नाटक एक्सप्रेस वीएस चंद्रशेखर। कर्नाटक एक्सपर्ट वीएस चंद्रशेखर सर हमारे साथ मौजूद हैं। पिछली बार वाला बढ़िया प्रदर्शन बीजेपी कर पाएगी? मैं अभी भी मैं
कांग्रेस का पंजा भारी देख रहे हैं आप। प्लीज आइए सर। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के एक्सपर्ट रास बिहारी सर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर पर नजर रहेगी और ये वो राज्य हैं जहां पर क्लीन स्वीप वाला अंदाज बीजेपी का देखने के लिए मिला। उत्तराखंड में भी, हिमाचल प्रदेश में भी, जम्मू के भी। उत्तराखंड में तो सभी 500 सीटों की ओडिशा एक्सपर्ट प्रोफेसर हिमाचल में जरूर 1-2 सीट पे है। और आइए उड़ीसा के एक्सपर्ट आ गए हैं हमारे साथ, प्रोफेसर बद्रीनारायण। वेरी गुड मॉर्निंग सर, जल्दी से बताइए। उड़ीसा में ये होना है कि क्या नवीन पटनायक की इमेज जीतेगी कि ब्रांड मोदी जीतेगा, और इन दोनों इमेजेस की लड़ाई है और देखना है कितना सहयोग होता है, कितना टकराहट होती है। झारखंड एक्सपर्ट श्याम किशोर चौबे जी, झारखंड के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। क्या एनालिसिस है सर झारखंड को लेकर? झारखंड में एनडीए को कम से कम 4 से 6 सीटें लूज करना होगा। नॉर्थ ईस्ट एक्सपर्ट दीपक दीवान नॉर्थ ईस्ट में दीपक सर, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आपकी नजर कहाँ है? अब पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए बीजेपी और उनके अलाइज जो हैं वो इम्प्रूव करेंगे अपनी पोजीशन। ये सब एक डेवलपमेंट के लिए वोट हुआ है, वहाँ कोई मंदिर मस्जिद। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की हर सीट का अपडेट देंगे लक्ष्मण वेंकट कुची। गुड मॉर्निंग सर। आंध्र प्रदेश में सहयोगी के साथ इस बार बीजेपी बड़ी बढ़त की उम्मीद कर रही है। यही बीजेपी को बहुत फायदा होने वाला है आंध्र प्रदेश में, और तेलंगाना में भी आधी सीटें जीत सकती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर सीट का अपडेट देंगे राकेश शुक्ला जी हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे इन हाउस एक्सपर्ट हैं, और राकेश शुक्ला जी का एनालिसिस अभी तक आपने देखा है, स्पॉट ऑन रहा है। मध्य प्रदेश कहीं वो राज्य तो नहीं बनने वाला है बीजेपी के लिए जहां इस बार क्लीन स्वीप हो जाए? नहीं, मुझे लगता है कि जो 2023 का चुनाव जिस व्यक्ति ने जितवाया है, तो 2024 का चुनाव वो ठीक ठाक जितवा लेगा। आइए प्लीज आइए। तो ये देखा आपने, देश का हर कोना है और देश के हर कोने के एक्सपर्ट्स यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके जरिए जैसे जैसे नतीजे मतलब नंबर आएंगे, वो नंबर सियासी संदेश क्या दे रहे हैं, उसी को हम यहाँ बैठे वरिष्ठ पत्रकारों के साथ डिकोड करेंगे। और आइए जल्दी से आपको लेकर चलते हैं एक नेशनल पर्सपेक्टिव आज के नतीजों को देने के लिए, जो हमारे मल्टी स्टूडियो के अंदर वरिष्ठ सहयोगी एक्सपर्ट सेंटर के साथ संदीप मौजूद हैं, उन्हीं के पास आपको लेकर चलते हैं। संदीप। शुक्रिया रोमाना, और वरिष्ठ मुझे बता दिया, बाकी इतने वरिष्ठ यहाँ पर सारे एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स आने वाले हैं। थोड़ा सा मेरी उम्र का इशारा भी कर दिया, तो सुबह सुबह कॉम्प्लीमेंट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, हमारे अगले मेहमान हैं प्रदीप सिंह और अभय दुबे, सीनियर जर्नलिस्ट। प्रदीप जी आइए, बैठिए, कोई भी स्थान ग्रहण कीजिए, पर स्थान ग्रहण करते करते अब ये भी बताइए कि आपका आकलन क्या है, तस्वीर क्या उभर कर आ रही है? सीनियर जर्नलिस्ट अभय दुबे का स्वागत है। अभी माइकअप भी नहीं हुए हैं तो माइकअप करेंगे। अब एक और हमारे मेहमान आ रहे हैं, आकाशवाणी हुई है अभय दुबे को लेकर। प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे अगले मेहमान। अभी और मेहमान बचे हैं, आकाशवाणी होती रहेगी। सीनियर जर्नलिस्ट विनोद अग्निहोत्री। एबीपी न्यूज के वरिष्ठ एंकर दिबांग। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और अब दबंग दिबांग भी आ रहे हैं अपने अंदाज में, कैजुअल भी हैं, मशहूर लेखक चेतन भगत भी हमारे मेहमान हैं। ये देखिए, माइक नहीं है तो भी एयर टाइम कैसे खाना है ये दिमाग से सीखिए। और हमारे साथ मशहूर लेखक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बिल्कुल चेतन भगत भी आ गए हैं। तो रोमाना, अभी एक्सपर्ट्स ने अपना ओपिनियन नहीं दिया है, वो भी इनके सामने मैं रखने वाला हूं, लेकिन सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाइए।
देखिए, आज तो सिर्फ एक ही सवाल है और वो सवाल भी बस कुछ ही घंटों तक है, क्योंकि उसके बाद तो तस्वीर साफ होने वाली है कि 24 चुनाव देश किधर जा रहा है, एनडीए या इंडिया। और ऐसे में अब ये जो आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन देख रहे हैं, ये हमने टैली की अपने जो अंदाज से आप तक नंबर पहुंचेंगे उसी की मुंह दिखाई है ये जो मैं करने जा रही हूं। अब गौर से जरा स्क्रीन को आप समझ लीजिए, क्योंकि ये जो ऊपर वाली पट्टी है यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर कट एनडीए या इंडिया। कौन आगे, कितनी सीटों पर आगे, क्या एक बार फिर से इतिहास बनने जा रहा है या फिर इतिहास बनाने जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये वो बड़ी तस्वीर आपके सामने। वहीं स्क्रीन की दूसरी तरफ आप यहां पर 9 बड़े राज्यों का पूरा नंबर देखेंगे और ये 9 वो बड़े राज्य हैं जो दिल्ली के रास्ते को तय करते हैं। लेकिन आपकी फिक्र हमें है और इसी वजह से ये जो लोअर टैली है, इस लोअर टैली में हर राज्य की हर सीट का पूरा हिसाब किताब यहां एबीपी न्यूज पर आप देख पाएंगे। जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं ना, दिल्ली की 7 सीटों पर क्या हो रहा है, गोवा की 2 सीटों पर क्या हो रहा है, कांग्रेस आगे है, बीजेपी आगे है, ये वो तमाम बड़े सवाल हैं, नंबर्स जिनका जवाब देंगे। नजर बनाकर रखिएगा एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर, जहां मैं भी नजर आऊंगी और नंबर भी नजर आएगा। चप्पे चप्पे पर इस वक्त देश के एबीपी न्यूज संवाददाताओं की हमारी टीम तैनात है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं वीरेश पांडे के पास और जरा जानते हैं वीरेश पांडे से कितनी बेसब्री से नतीजों का इंतजार। वीरेश, देखिए, मैं अपने कैमरे की नजर से दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, ये रमाबाई अंबेडकर मैदान है जहां काउंटिंग होनी है और ऐसे में आपको एक पर्व का एहसास होगा जिस तरीके से यहां पर भगवाधारी भी हैं और पीली पट्टी वाले भी हैं, समाजवादी भी हैं। समाजवादी तो रात से डेरा डाले बैठे हुए हैं और सुरक्षा यानी त्रिस्तरीय सुरक्षा है यहाँ पर। धारा 144 पूरे प्रदेश में लगा दिया गया है। हाई अलर्ट पर है पूरा यूपी, क्योंकि अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि युवा सड़कों पर भी उतर सकते हैं। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता निर्वाचन आयोग पहुंचे और वहां जाकर शिकायत की कि कोई हिंसा हो सकती है, इसलिए निर्वाचन आयुक्त को एहतियात बरतना होगा। और एहतियात के मद्देनजर आपको दिखा सकता हूं कि ये पुलिस छावनी में तब्दील है रमाबाई अंबेडकर मैदान, जिसकी जो ड्यूटी है वो लगातार कर रही है। और आप देखिए इन तस्वीरों में आज की सुबह वहां किस तरह की हलचल नजर आ रही है। अब जरा पश्चिम बंगाल का मैं रुख करना चाहूंगा, क्योंकि देश भर की निगाहें बंगाल पर भी है कि यहां क्या होने वाला है। मेरे साथ वहां से मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोहेवाल जुड़ गई है। मनोज्ञा, आज की सुबह अभी क्या मूड वहां पर आप देख पा रही हैं, क्या नजर आ रहा है कोलकाता में? अरे जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मौसम कल की बारिश हुई है, इसलिए आज कम से कम तापमान मौसम का तो थोड़ा कम है, लेकिन तापमान राजनीति का तो 50 से 100 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। मैं हूं नेताजी इंडोर स्टेडियम के सामने और ये वही सीट है जिस पर काउंटिंग होगी। उत्तर कोलकाता की सीट, जिसमें सुदीप बंदोपाध्याय जो 5 बार के सांसद हैं बनाम तापस रॉय जो 3 बार के विधायक हैं और तृणमूल कांग्रेस से हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन ये सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यही वो इलाका है जहां पर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ने ताबड़तोड़ रैलियां की और यही वो इलाका है जहां पर बंगाल का एकमात्र रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में कुछ ही दिन पहले किया। 1 तारीख को मतदान हुआ है, तो सबसे गर्म लोहा अगर बंगाल में कहीं है तो इस सीट पर है। लेकिन क्या होगा पूर्वोत्तर भारत में, उड़ीसा में, बंगाल में और बाकी इलाकों? चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने बहुत सारी बातें नहीं रखी, जो रखनी चाहिए थी वो नहीं रखी और अपने पीठ थपथपाने का प्रयास किया। लेकिन देश, कल का एक सर्वे आया है कि 28% लोगों को ही विश्वास है चुनाव आयोग के ऊपर। ये बहुत बड़ी विश्वसनीयता के ऊपर सवाल उठ गया है, जिसका जवाब उनको देना चाहिए, क्योंकि एक निष्पक्ष रूप में चुनाव आम आदमी पार्टी के नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार सोमनाथ भारती को आप सुन रहे थे। मैं जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ जैनेंद्र के पास, कांग्रेस हेडक्वार्टर से। परिस्थिति क्या है, कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, हमने बहुत मेहनत की है और जनता का जो प्रबल समर्थन मिला है, हम चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आज जो है देश के लिए काम करें, डेमोक्रेसी के लिए काम करें और बिना किसी डर के काम करें। मैं केवल यही कह सकता हूँ, हार की हताशा और निराशा से ग्रस्त कांग्रेस के नेता अपना मानसिक दिवालियापन खो चुके हैं और उन्हें लगता है। चांदनी चौक सीट से उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल को आप सुन रहे थे, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। जल्दी से जैनेंद्र का रुख करते हैं। कांग्रेस के खेमे में धड़कनें बढ़ी हुई जैनेंद्र?
बिल्कुल रोमाना, 10 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है और ये पहली बार हुआ है अब तक, और जो आसार हैं उससे तो यही लग रहा है कि वनवास 15 सालों के लिए बढ़ना है। कांग्रेस दफ्तर में कुछ इस तरीके की तैयारी, हालांकि ये तैयारी जश्न की नहीं है, ये मीडिया और प्रवक्ताओं के बैठने के लिए, चूंकि गर्मी बहुत है इसके लिए ये पंडाल बनाया गया है। अगर जश्न की तैयारी होती तो सामने जो मंच है मैदान में, उस मंच पर पंडाल बनाया होता और कुछ साज सज्जा उस मंच पर होती। बहरहाल कांग्रेस की नजरें जो हैं वो नतीजों पर हैं और उसने अपने देश भर के कार्यकर्ताओं को चौकस और चौकन्ना रहने को कहा है। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश जारी किया है कि देश के लोकतंत्र का सवाल है, घर पर बैठकर टीवी पर रिजल्ट मत देखिए, बाहर निकलिए, पार्टी दफ्तर पहुंचिए, जिला कार्यालय पहुंचिए, प्रदेश कार्यालय पहुंचिए और सजग रहिए। कुल मिलाकर के कांग्रेस को आशंका है कि गड़बड़ी हो सकती है और इसी वजह से कांग्रेस कोई मौका नहीं जो है लेना चाहती। देश भर के जो पार्टी के अहम सारे बड़े नेता हैं उन सबको दिल्ली में रहने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने देश के ब्यूरोक्रेट्स को, अफसरों को चिट्ठी लिखी है। तो ये तमाम कांग्रेस की तरफ से कार्रवाइयां की गई हैं और कांग्रेस को उम्मीद है कि जिस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा चुनाव में नजर आ रहा था, एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो पलटेंगे। कांग्रेस मुख्यालय में कुछ पार्टी के कार्यकर्ता जरूर पहुंच गए इस तरीके की तख्तियां लेकर के, और देखिए क्या दिलचस्प बात उसमें लिखी हुई है। लिखा है कि देश का लोकतंत्र और संविधान जीतेगा या मोदी की ईवीएम। तो ये जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं इन्होंने दोपहर बाद के लिए एक रास्ता भी पहले से ही ढूंढ लिया है। अगर इनकी जीत हुई तो कहेंगे लोकतंत्र की जीत हुई। जी जी ज्ञानेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जो सबसे अधिक जहां पर निगाहें लोगों की टिकी हुई हैं वो है बीजेपी हेडक्वार्टर। क्या होने वाला है आज भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में, क्योंकि तमाम जो एग्जिट पोल है उनका यही इशारा है, फिर एक बार मोदी सरकार। नीरज पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं, जो बीजेपी की खबर सबसे पहले आप तक हमेशा पहुंचाते हैं। नीरज, आज की सुबह क्या माहौल वहां पर? देखिए अखिलेश, बहुत ही उत्साहित माहौल है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का, और ये भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की तैयारियां हैं। यहाँ पर देखिए मीडिया पैनलिस्ट और मीडिया के जो तमाम जो इनके प्रवक्ता बैठेंगे उनके लिए ये बॉक्सेस तैयार हैं। आपको अंदर का भी नज़ारा लेकर चलते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप में, आपने जो कहा कि सबकी निगाहें भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में है, और देश में चूँकि देश भर का भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो भी उत्साहित है कि आज का जो चुनाव है शायद उनके पक्ष में रहे, क्योंकि ऑलरेडी जो रुझान है वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनवा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार ताजो तख्त दे दिया है। तो ये केवल एक मान रहे हैं, भाजपा के जो लोग मान रहे हैं कि ये केवल औपचारिकता मात्र है, क्योंकि आप देखिए तो भाजपा मुख्यालय पूरी तरह से बिल्कुल तैयार है। भाजपा मुख्यालय की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये तो वो एरिया है जहां पर भाजपा के मीडिया पैनलिस्ट भाजपा के लोग बैठेंगे, लेकिन आपको अंदर का भी नज़ारा दिखा देते। ये बाकायदा लग रहा है कि इनमें पोस्टर लगाए जाएंगे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद वाले जो पोस्टर हैं वो सारे लगाए जाएंगे। ये बाकायदा एक टेंट तैयार किया गया है। भाजपा मुख्यालय की सिक्योरिटी के लिए सुबह से ही स्पेशल फोर्सेस तैयार हैं। तो ये पूरा भाजपा मुख्यालय आप देखिए कैसे यहाँ पर सारी तैयारियाँ हैं, क्योंकि आज भाजपा मुख्यालय में माना जा रहा है अगर जीत का जश्न भी होगा, क्योंकि बीजेपी पहले से ही मान के चल रही कि भाजपा उनकी जीतने वाली, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का भी कार्यक्रम है। तो ये देखिए जगह जगह आप देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लग गए हैं, यहाँ पर भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा का पोस्टर लग गया है। ये पूरे भाजपा के अंदर का माहौल है, जो भाजपा का जो राष्ट्रीय मुख्यालय है। इधर आपको दिखाते हैं जहाँ पे आमतौर पर होता है हमेशा कि जब भी भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट उनके पक्ष में रहता है तो उसके बाद सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। तो ये भाजपा मुख्यालय के अंदर का एरिया है जहाँ पर सेलिब्रेशन आमतौर पे हुआ करता है, और यहाँ पर पूरे में एक बड़ा टेंट लगाया गया है, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो इस गर्मी को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं काम किए हैं, लोगों के दिल में उनका ऑटोग्राफ है, जो वोट दबा है वो दिल से दबा है मोदी जी के लिए। तो 400 पार कर ही रहेंगे और दिखा कर ही रहेंगे हम। जीत का बड़ा दावा करती हुई माधवी लता को आप सुन रहे थे। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में उतरकर उनको चुनौती दे रही हैं और कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो जो इस बार 400 पार वाला नारा दिया था ना, उसको साकार कर देंगे आज। तो कुल मिलाकर आज दिन बड़ा है, बड़ा दिन, बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार हमारे साथ देख रहे हैं आप। और आइए जरा जल्दी से अब आपको दिखाते हैं किस दिलचस्प अंदाज में आज नंबर दिखाने की हमने यहाँ बड़ी तैयारी की है। स्क्रीन पर ये टैली तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन कुछ और दिलचस्प अंदाज जिसमें वो बड़ा नंबर जो शुरुआत में तो रुझान होगा और फिर नतीजों में तब्दील होगा, जैसे जैसे आएगा आपको दिखाएंगे।
तो ये देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 घंटे की साधना में जो लीन रहे थे, उसी के आधार पर ये दिलचस्प अंदाज नंबर दिखाने का। कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45 घंटे की साधना की। मोदी की साधना का परिणाम क्या होगा देखिएगा। और साथ ही काशी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, वो इलाका जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर हर मोदी, घर घर मोदी, इसी जयकारे के साथ स्वागत उनका किया जाता है। आज जब नंबर आएगा 543 लोकसभा सीटों का, तो ये वो दिलचस्प अंदाज होगा। काशी के घाट से जो नंबर एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाएगा, आपको दिखाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं, दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार खास फोकस रहा है। दक्षिण भारत के जो मशहूर धार्मिक स्थल हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भक्ति वाली जो अंदाज है वो देखने के लिए मिला है। और ऐसे में भक्त मोदी को दक्षिण भारत से कितना आशीर्वाद मिलेगा, ये भी आपको दिखाएंगे दिलचस्प अंदाज में। दक्षिण भारत वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्त मोदी वाले अंदाज में भी आंकड़ा आप तक पहुंचेगा। तो अलग अलग अंदाज हैं ये आप तक नंबर पहुंचाने के। और ये देखिए, ऐसे वो बिग पिक्चर, नई टेक्नोलॉजी है, नया आइडिया है और नंबर्स आप तक पहुंचाने की सुपर फास्ट रफ्तार है। ये एबीपी न्यूज का इलेक्शन हेडक्वार्टर है, जहां से हर रुझान जैसे जैसे नंबर्स में तब्दील होगा, सबसे पहले आप देखेंगे एबीपी न्यूज के इलेक्शन हेडक्वार्टर से लोकसभा 2024 के ये चुनावी नतीजे। में फिर से दोहरा दूं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव। कुल 97 करोड़ वोटर्स थे, जिसमें से 64 करोड़ वोटर्स ने इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इसमें पुरुष 33 करोड़ और महिलाएं भी ज्यादा पीछे नहीं, 31 करोड़ महिलाएं जिन्होंने वोट दिया है। और आखिरकार जनादेश क्या है, परिणाम क्या रहा, आज सबको इंतजार उस नंबर का है जो बस कुछ ही देर में आना शुरू होगा। जैसे ही 8 बजेंगे वो पहला रुझान एबीपी न्यूज पर जो आप देखेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं ना ये स्क्रीन, हर तरफ आपको 0000 नजर आ रहा है। और सिर्फ एनडीए जहां पर आप एक लिखा हुआ देख रहे हैं, क्योंकि एक वो सीट है, गुजरात की सीट है, सूरत की सीट है, जहां पर निर्विरोध जो उम्मीदवार है वो चुन लिया गया है। इसीलिए एनडीए के खाते में 00 के साथ एक 1 लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है और बाकी हर तरफ 00। अगर ये कंफ्यूजन था तो मैंने दूर कर दिया। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं खटाखट सेंटर स्नेहा के पास। बिल्कुल रोमाना, खटाखट सेंटर से अपडेट ये है कि कांग्रेस खेमे की हलचल भी तेज है। जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये है कांग्रेस के कार्यालय के बाहर की तस्वीरें, किस तरीके की तैयारी और किस तरीके से इस वक्त आप देख सकते हैं कि खटाखट सेंटर से मैं आपको अपडेट दे दूं कि आप अब कांग्रेस की भी तैयारी देख लीजिए। बीजेपी की तैयारी हमने आपको दिखाई, लेकिन इंडिया गठबंधन में मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरीके से अपने कार्यालय के बाहर डटे हुए हैं, वो भी तस्वीरें हैं। लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचाते रहेंगे। ओवर टू यू रोमाना। तो हर तस्वीर सबसे पहले, हर आंकड़ा भी सबसे पहले होगा, ये वादा कर रही हूं मैं आपसे एबीपी न्यूज पर। और काउंटिंग सेंटर पे मैं मौजूद हूं, जहां पर सबसे बड़ा एक्सपर्ट पैनल है और ये रीजनल एक्सपर्ट पैनल है, क्योंकि आज उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर नंबर आपके सामने होगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नेताओं के पूजा पाठ की, दिल्ली का चांदनी चौक इलाका, जहां से प्रवीण खंडेलवाल बीजेपी के उम्मीदवार हैं और उनके सामने जेपी अग्रवाल कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर। सुनते हैं क्या कह रहे हैं प्रवीण खंडेलवाल। अभी कुछ देर पहले कह रहे थे जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, मंदिर के भीतर कह रहे हैं मीडिया से बात नहीं करेंगे, मंदिर से बाहर, मंदिर परिसर से बाहर आकर मीडिया से बात करेंगे। हालांकि लगातार अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं प्रवीण खंडेलवाल। जाहिर सी बात है, नेता हैं, नतीजों का इंतजार कर रहे हैं और जब तक नंबर सामने नहीं आएगा तब तक सबके दावे बड़े बड़े हैं। और इस बीच आपको बता दें, हर तस्वीर सबसे पहले एबीपी न्यूज पर, हर नंबर सबसे पहले एबीपी न्यूज पर और उसका सटीक विश्लेषण यहां पर जो खास मेहमान हैं उन्हीं के साथ करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल तो आज एक ही बना हुआ है, क्विक रिएक्शन लेते हैं विजय जी, एनडीए या इंडिया। लेकिन उससे पहले जल्दी से भोपाल की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रविकांत हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं रविकांत से, मध्य प्रदेश आज किस बेसब्री से नतीजों का इंतजार कर रहा है? देखिए, सुबह 5:30 बजे से ही यहाँ पर जो काउंटिंग सेंटर है, यहाँ पर
जो प्रतिनिधि हैं पार्टियों के, उन्होंने भी जुटना शुरू कर दिया और तमाम जो पदाधिकारी हैं इस काउंटिंग से जुड़े हुए, यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से काफ़ी भीड़ इस समय हो चुकी है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि 7 बजे और 7 बजने के बाद इन लोगों को भीतर जाने दिया जाएगा और यहाँ पर 8 विधानसभाओं का जो पोलिंग सेंटर है वो ये है, 8 विधानसभाओं की यहाँ पर होगा। उसके अलावा यहाँ पूरे शहर में करीब 10 स्क्रीन लगाई गई है जिससे जो आम लोग हैं वो भी नतीजों को देख सकें और लाइव उनको टेलीकास्ट हो सके। इस तरीके से जितनी भी मुख्य बाजार या मुख्य बिल्डिंगें हैं उनके आसपास बड़ी स्क्रीनें सरकार की ओर से लगाई गई हैं और उत्साह जो है वो कार्यकर्ताओं में काफ़ी ज़्यादा है। बीजेपी दफ्तर भी मैं जा कर के आया सुबह सुबह, तो वहाँ भी कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे जैसे रुझान आएंगे वैसे वैसे यहाँ पर कार्यकर्ता जश्न मनाने की तैयारी करेंगे और इस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी में ज़्यादा उत्साह सुबह से ही नजर आ रहा है। तो ये तो भोपाल की तस्वीर दर्शकों को हमने दिखा दी, लेकिन जयपुर में क्या हाल है, राजस्थान पर भी सबकी निगाहें हैं, क्या होने वाला है राजस्थान में। सीधे मनीष शर्मा के पास जयपुर में आपको लिए चलता हूं। मनीष। बिल्कुल अखिलेश, अगर बात की जाए राजस्थान की तो सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में है कि क्या पिछले 2 चुनावों की तरह इस बार भी 25 सीटें आएंगी। मैं इस वक्त जो राजस्थान की राजधानी जयपुर के 2 प्रमुख मतगणना केंद्र राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में हूँ। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मतगणना जब 8 बजे शुरू होगी तो उसके लिए यहाँ तैयारी पूरी कर ली गई है। यहाँ पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। कई स्तर की सुरक्षा के बाद लोगों को मतगणना केंद्र तक आने दिया जा रहा है और ये चौकसी 19 अप्रैल से लगातार बनी हुई है, जिस दिन से ईवीएम मशीनों को यहां पर लाया गया था। जैसा हम सभी जानते हैं, सुबह 8 बजे से मतों की गिनती का काम शुरू होगा। पहले बैलेट जो पेपर्स हैं यानी कि जो डाक मतपत्र हैं उनको गिना जाएगा, उसके बाद ईवीएम के जरिए गिनती का काम आगे बढ़ेगा। राजस्थान में 25 सीटों को लेकर बीजेपी के तमाम नेता आश्वस्त हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस बार उत्साहित है क्योंकि उनका मानना है कि जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन नतीजों के लिए अभी थोड़ा इंतजार हमें करना होगा। लेकिन हैदराबाद, यहाँ पर भी बहुत दिलचस्प फाइट देखने को मिलेगी और मेरे सहयोगी आशीष वहां पर है। आशीष से जानेंगे कि हैदराबाद जिस पर सभी की निगाहें हैं, वहां पर जो उम्मीदवार हैं उनके अपने अपने जीत के दावे हैं, लेकिन क्या वहां पर आप देख पा रहे हैं तस्वीर। आशीष। सुबह जल्दी हुई है, चुनाव का काउंटिंग का दिन है और जाहिर तौर पे हर एक पार्टी के दफ्तरों में चहल पहल शुरू हो गई है। हम इस समय हैदराबाद पार्लियामेंट के जो मौजूदा सांसद हैं, एमआईएम प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी, दारुस्सलाम इस दफ्तर को बोला जाता है, पार्टी हेडक्वार्टर है और यहाँ देख सकते हैं कैसे कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं और सुबह सुबह असदुद्दीन ओवैसी जो कैंडिडेट भी हैं, उम्मीदवार भी हैं, वो यहाँ आते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, ख़ास तौर पर वो जिनको पोलिंग से काउंटिंग सेंटर पे जाना है और काउंटिंग की निगरानी करनी है, उनके लिए उन्होंने नाश्ते का आयोजन किया, नाश्ता उनके साथ किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तैयारियाँ यहाँ पर, अगर हम कहें अपने कैमरा पर्सन को तो वो पैन कर दिखाएं कि कैसे यहाँ पर अभी से ही डीजे और साउंड सिस्टम की पूरी तैयारियां शुरू हो गई हैं। कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो अहले सुबह करीब 5:30 बजे सुबह ही अब दफ्तर पहुंच चुके थे, यहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ नाश्ता किया है और जीत को लेकर आश्वस्त हैं। लेकिन इस बार हैदराबाद का चुनाव काफ़ी दिलचस्प नज़र आया क्योंकि माधवी लता बीजेपी की है, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, वो भी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। बीआरएस से हैं गर्दम श्रीनिवास यादव, वो भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और कांग्रेस से समीर वलीउल्लाह ये भी अपनी जीत का दावा करो। तो जाहिर तौर पे लेकिन बिल्कुल आशीष, ये तो असदुद्दीन ओवैसी की विरासत वाली सीट है, लेकिन बीजेपी भी दावा कर रही है कि इस बार कोई चमत्कार वहां से होगा। लेकिन मंगलवार का दिन आज है, लेकिन किसके लिए ये दिन मंगल वाला साबित होगा, इस पर तो इंतजार करना होगा। इसके लिए 8 बजे के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। देखिए गुवाहाटी आपको लिए चलते हैं, वहां से श्रीनिवास मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। श्रीनिवास, वहां पर भी अलग अलग पार्टियों की तरफ से जीत की तैयारी तो की जा रही होगी। देखिए इस वक्त हम गुवाहाटी के काउंटिंग सेंटर पे मौजूद हैं। ये मनीराम ठाकुर दीवान काउंटिंग सेंटर है और तमाम जो चुनावी अभिकर्ता जिनको कहते हैं पोलिंग एजेंट्स, ये तमाम लोग अंदर जा चुके हैं और यहाँ चारों तरफ सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं कि अगर किसी तरह की भी कोई स्थिति पैदा होती है तो उसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन चलिए बात कर लेते हैं यहाँ की राजनीति की। तो यहाँ कुल असम के 14 सीट हैं जिनमें 4 सीटों पे पूरे हिंदुस्तान की नजर है। जोरहाट,
डिब्रूगढ़ और इस तरह के जो तमाम सीटें हैं इन पे नजर है। गौरव गोगोई, बदरुद्दीन अजमल, सर्बानंद सोनवाल, ये तमाम लोग अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। और जहां तक गुवाहाटी सीट की बात की जाए तो यहां दो महिलाएं आमने सामने हैं। बिजली कालिता मेधी हैं भारतीय जनता पार्टी से, वहीं मीरा बोल ठाकुरता गोस्वामी जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से हैं। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से हमारे जो तमाम रिपोर्टर्स हैं वो एक एक सीट का पूरा हिसाब किताब आपके सामने रखेंगे। जल्दी से मैं विजय त्रिवेदी का रुख कर रही हूँ क्योंकि उनके पास एक बेहद दिलचस्प आंकड़ा है। इंडिया वर्सेज एनडीए, पलड़ा भारी किसका? देखिए रोमाना जी, यदि पिछला इतिहास देखिए, चुनाव तो बदलते रहते हैं लेकिन 308 सीटें हैं ऐसी जो 1 लाख से ज़्यादा से जीती गई, उसमें से 224 सीटें बीजेपी के पास यानी एनडीए के पास हैं। और जो सबसे लार्जेस्ट 50 सीटें हैं जिसकी लार्जेस्ट विक्ट्री रही है, मार्जिन विक्ट्री रही है, उसमें से 42 सीटें बीजेपी के पास है। तो इसको तो एज मानकर ही चलिए कितना तो पलड़ा मतलब कहीं ना कहीं एनडीए के फेवर में यहाँ पर। इसके हिसाब से जल्दी से आपको लेकर चलते हैं। इसी के बाद बीजेपी हेडक्वार्टर, ओहो पूरियां छन्ना शुरू हो गई हैं, सब्जी बन गई है, हलवा बन रहा है या लड्डू है? आइए जरा तस्वीरें देख लेते हैं और तभी पता चल पाएगा कि आखिरकार बीजेपी हेडक्वार्टर में क्या हो रहा है। घंटे बाकी रह गए हैं लेकिन भाजपा भी तैयार है। भाजपा की का हलवा और पूड़ी भी तैयार है। आप देखिए यहाँ भाजपा मुख्यालय में पूड़ियाँ छन रही हैं, सब्जी बन चुकी है, हलवा बन चुका है, बूंदी बन चुका है। और ये सिर्फ भाजपा के तमाम उन कार्यकर्ताओं के लिए है जो पूरे दिल्ली से, देश के अलग अलग हिस्सों से भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे। दरअसल आज भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही अद्भुत दिन है। भाजपा पूरी तरह से उत्साहित है कि उनकी तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और इसीलिए आप देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये हलवा है, ये देखिए ये हलवा बन चुका है। इस डेग में अगर आप देखेंगे तो हलवा बन चुका है देसी घी का और उसमें बाकायदा काजू डाले गए हैं, ड्राई फ्रूट डाले गए हैं। ये देखिए बूंदी 1 2 3 4 5 6 डेग में तो केवल बूंदी ही लगा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें 3 कढ़ाइयाँ लगी हुई हैं जिसमें पूड़ी छन रही है, बाकायदा पूड़ी स्टोर भी की जा रही है। 1 2 3 ये 3 डेग देखिए पूड़ी ही रख गई है। लगातार देखिए देसी घी के डब्बे यहाँ पे रखे हुए हैं, टीन रखी हुई है और सब बाकायदा तैयारी इस तरह की है कि यहाँ पे अगर 1000-2000 आदमी आ जाए, 4000 आदमी आ जाए, 10,000 कार्यकर्ता आ जाए तो कोई भूखा ना जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी शुरू की है और सुबह से ही, सुबह 6 बजे से ही ये चल रहा है। तो भाजपा मुख्यालय पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी जीत की हैट्रिक बनाने जा रही है। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली बीजेपी दफ्तर में गर्मा गर्म नाश्ते की ये बड़ी तैयारी आपने देख ली। हलवा भी बन रहा है, गौर इस पर कीजिएगा। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं अपडेट के लिए खटाखट सेंटर। बिल्कुल, और जो ताजा अपडेट है खटाखट में आपको बता दूं, 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने को लेकर के ये जानकारी है। शाम 7 बजे प्रधानमंत्री देश भर से बीजेपी समर्थकों को संबोधित करेंगे और दिल्ली आएंगे। तो दिल्ली से उनकी तस्वीरें आएंगी और इस तरीके से शाम 7 बजे का टाइम फिक्स हो चुका है। तमाम कार्यकर्ता सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ओवर टू यू रोमाना। सिलसिला हम लगातार देख रहे हैं पिछले कुछ चुनाव से। जैसे ही बीजेपी को बम्पर जीत मिलती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम के समय जो कार्यकर्ता है उनका उत्साह बढ़ाते हैं, बीजेपी दफ्तर पहुंचते हैं और वहां पर उनका संबोधन भी हमने सुना है। और इस बीच ये बड़ी स्क्रीन, इसी को दिखाने के लिए मैं आपको जरा आगे लेकर आई हूं। सबसे तेज नतीजे और समय क्या है ये जान लीजिए। 8 बजे घड़ी की सुई जैसे ही सुबह के 8 बजे बजाएगी, 8 बजे से एबीपी न्यूज पर वो नंबर आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और आप जानते हैं सबसे पहले पोस्टल बैलेट खुलेंगे। और इस बीच जरा तस्वीरें जो लगातार आ रही हैं मैं आपको दिखाती हूँ कैसे पूजा पाठ हो रहा है। हवन की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अवधपुरी में, अयोध्या धाम में इस समय आप देख रहे हैं हवन पूजन हो रहा है देश की कामयाबी के लिए, क्योंकि आज जनादेश का दिन है। वहां पर प्रार्थना की जा रही है। गर्मा गर्म नाश्ते की तस्वीरें आपको दिखाई, हमने वो नेताओं का पूजा पाठ आपको दिखाया और देश की जीत के लिए जो हवन पूजन हो रहा है वो भी आपने देख लिया। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं हम एक्सपर्ट सेंटर संदीप के पास। संदीप। रोमाना थोड़ा रहम कीजिए, सुबह सुबह आलू पूरी की तस्वीरें दिखाते हैं, यहाँ पर ब्लैक कॉफी पी के अभी हम काम चला रहे हैं। लेकिन प्रदीप जी, अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल वक्त, आकलन क्या है? एग्जिट पोल आ गए, वो एग्जैक्ट नहीं होते। वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी 8 बजे, पहले पोस्टल बैलेट। लेकिन आपका आकलन? मेरा आकलन है कि तीसरी बार
नरेंद्र मोदी की सरकार बन कंफर्टेबल मेजॉरिटी, बहुमत से ऊपर, कितना ऊपर? जो 2019 का रिजल्ट था उससे बेटर होगा। तो मतलब 352 से भी ऊपर जाएगा एनडीए, हाँ। 303 से ऊपर बीजेपी। विनोद, मेरा लगता है कि अभी इंतजार करना चाहिए हमको। बीजेपी एज पे है, इसमें किसी को एतराज नहीं है, लेकिन कितना जाएगी वो 2019 का आंकड़ा 272 पार करेगी। 272 अकेले पार करेगी, एनडीए मिलके पार करेगा, ये तो देखना पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन तो मतलब कोई ऐसी लहर या स्वीपिंग मैंडेट 2019 जैसा रिपीट नहीं लहर दिखी नहीं, अब कोई बहुत इतनी साइलेंट है इसको हम न पकड़ पाए हो तो अलग। दिबांग, मेरे काम तो आसान है, मैं जान रहा हूँ कि आप कहते रहते हैं और जो लोग बड़े रहस्यमय तरीके से आप कहते हैं कि साहब राजनीति में, अब ऐसे का आप कह रहे थे उस दिन कि राजनीति में फिजिक्स ही नहीं होता, केमिस्ट्री भी होती है। मैं कह रहा हूँ आज मैथमेटिक्स है। और चूंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ चैनल से, तो जो चैनल का आंकड़ा है जो यशवंत ने दिया है वही मेरा आंकड़ा है। सबसे कन्वीनियंट रास्ता। हाँ बिल्कुल, इसे मैंने कहा कि आप इस गली में आइए मत मेरे साथ। प्रोफेसर साहब, नहीं, मुझे तो लगता है इसमें कोई संदेह नहीं कि बीजेपी के पास एज है और बीजेपी की सरकार बनेगी। मुझे थोड़ा सा अभी भी संदेह है कि क्या वो आंकड़ा वाकई 400 पार हो जाएगा या 350 पार हो जाएगा। मुझे लगता है कि बीजेपी कंफर्टेबल मेजॉरिटी में होगी। कंफर्टेबल का मतलब 300 अपने बिना पर, अपने बलबूते, अपने आप पे 300 होगा। तो लगभग प्रदीप जी वाला। प्रदीप जी थोड़े से स्ट्रेच्ड एंड पे हैं, मैं उसके कंजर्वेटिव साइड पे हूँ। अबे देखिए, वैसे तो मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, एनडीए की बनेगी, इसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल जाएगा। हाँ। एनडीए तो उसको और एनडीए तो उसमें और जोड़ेगा उसके अंदर। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, लेकिन बहुमत जो है ना वो बहुमत के आसपास रहेगी, 272 के आसपास रहेगी। और जो चीज मैं देखना चाहूंगा इन नतीजों में कि विपक्ष के लिए हमारी लोकतंत्र में स्पेस पहले से बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। चेतन, 2-3 घंटे पहले तो प्रिडिक्ट करना एक खेल की तरह ही है अभी। हाँ। क्योंकि हम खेल ही रहे हैं। हाँ। 400 पार शायद ना हो, लेकिन 400 पास होगा, क्योंकि ये जो हमें साउथ के, मैं मतलब वैज्ञानिक तरीकों को मानता हूँ। आई थिंक कुछ हमारे जो एग्जिट पोल्स हैं, जो लोग उनकी काफ़ी बुराई करते रहते हैं, वो सेक्युलर ट्रेंड है। एक एग्जिट पोल को छोड़कर सब 350 पार बता रहे हैं। और मैं एटलीस्ट कुछ एग्जिट पोल वाले जो चलाते हैं, मैं उनको जानता हूँ। मैं जानता हूँ 4-4 लाखों लोगों का वो इंटरव्यू करते हैं। और जो साउथ में जो गेंस बीजेपी के थे, ये जो लहर शायद नॉर्थ में शायद उतनी बड़ी लहर नहीं भी थी, तो थोड़ी कम भी थी, लेकिन जो साउथ में मोदी का ब्रांड है वहाँ फैल गया है। दक्षिण में कॉम्पनसेट करती दिखती है जो हल्का फुल्का नुकसान इन्होंने जो ईस्ट में कर दिया था। हाँ। कोई रीजन नहीं था कि जो बीजेपी कभी ना कभी साउथ भी पहुंच ही जाएगी। हो सकता है भाषा की मुश्किल हो जो भी, और लगता है पहुंच गई है। ये लहर शायद यहाँ पे एक झाड़ की तरह है, वो झाड़ साउथ में उग गया। कांग्रेस 4-5 पत्तियां यहाँ पे काटता है, वहाँ पे एक झाड़ और उग गया, वहाँ पे एक और झाड़ उग गया है। तो यहाँ पर एक कंसेंसस, बीजेपी अपने दम पर बहुमत ले लेगी या उसके नजदीक पहुंचेगी। प्रदीप जी यहाँ पर कह रहे हैं 350 पार, यही बात प्रोफेसर चंद्रचूड़ कह रहे हैं। चेतन भगत का मानना है ये 400 तक भी आंकड़ा छू सकता है, बहुमत के आसपास ही सिमटेगी या 300 का भी आंकड़ा छू सकती है, ये अभय दुबे का कहना है। अखिलेश, अब आपका क्या कहना है? देखिए, आप लोग बीजेपी को लेकर वहां चर्चा कर रहे थे। जाहिर तौर पर एग्जिट पोल का साफ तौर पर यह इशारा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल बस आने ही वाला है, काउंटडाउन लगातार चल रहा है, 1 घंटे के आसपास का इंतजार और है, पहला रुझान हमें मिल जाएगा। लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है। क्या यह नतीजा उस तरफ भी जाएगा, यह हम जानने के लिए सीधे कांग्रेस दफ्तर चलते हैं। हमारे साथ जैनेंद्र हमारे सहयोगी बने हुए हैं। जैनेंद्र, आज की सुबह किस तरह की हलचल वहां आपको नजर आ रही है? देखिए अखिलेश, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन कह रहे हैं कि 295 से ज्यादा सीटें उसे मिलेंगी। कांग्रेस ने देश भर में अपने कार्यकर्ताओं को चौकस रहने के लिए काउंटिंग सेंटर पर तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। पार्टी ने कार्यकर्ताओं को कहा है कि जिला कार्यालय, प्रदेश कार्यालय और राष्ट्रीय कार्यालय में पहुंचकर रिजल्ट देखें। लेकिन पार्टी दफ्तर में देखिए जगदीश शर्मा है, जाना पहचाना चेहरा है, ये कांग्रेस के नेता भी कह लीजिए, कार्यकर्ता कह लीजिए। ये एक तख्ती लेकर पहुंच गए हैं और कुछ कार्यकर्ता एक किस्म से प्रदर्शन कर रहे हैं और तख्तियों पर लिखा है देश का लोकतंत्र और संविधान जीतेगा या मोदी की ईवीएम। आज फैसला हो जाएगा। जगदीश जी,
इन तख्तियों को बचाकर रखते, अभी तो कुछ घंटे बाद आप उतरते तो बेहतर होता। और क्या एक बताइए, हिपोक्रेसी की सीमा होती है कि नहीं होती है? आप जीते तो लोकतंत्र की जीत और मोदी जीते तो ईवीएम की जीत। भाई देश का प्रधानमंत्री सबसे पहले इनका विरोध करा था और चुनाव सबूत मांग रहा है। और क्या सबूत दे? बटन दे, कहीं दबाए, घंटे तक दबाया। आपको भी नतीजा पता है? मुझे नतीजा पता, 6 दिन पहले मैंने ट्विटर पे डाला है, वीडियो बना के डाली है, चुनाव हैक होगा। पार्टी तो कह रही 295। मेरी पार्टी जमीन पे है, राहुल गांधी जमीन पे, जनता के बीच में। जनता तो वोट दे रही है, जनता के हिसाब से हम 300 से ज्यादा जीत रहे हैं। परिणाम ये आएंगे जो हमें देंगे, 50 से ज्यादा नहीं देंगे। मैं दावे से कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ 2 परिणाम बनाओ, एक ईवीएम मशीन का, एक वीवीपैट की पर्ची होगा। दोनों परिणाम लगाएंगे, ईवीएम से वो जीतेंगे और वीवीपैट से राहुल गांधी जीतेंगे। मौजूदा प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट भी इस पर मुहर लगा चुका है। ये जो आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, ये इसको क्या ड्रामा ना माना जाए या बहानेबाजी ना मानी? सुप्रीम कोर्ट को, चुनाव आयुक्त को, देश की जनता को जगाने का काम भी तो कोई करेगा। सरदार भगत सिंह अगर सूतली बम नहीं फेंकते तो अंग्रेज कैसे भागते? आज क्या आप लोग सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि कार्यालयों में पहुंचिए, तो क्या आज कांग्रेस सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है? देश लूटेगा तो मैं तो प्रार्थना करता हूँ उतरनी भी चाहिए। ना बड़ा दिलचस्प है मामला। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे 295 प्लस की बात कर देते हैं और वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो अभी से ऐसा लग रहा है डर रहे हैं, हार से दिल में धुकधुकी और ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो आज यही है, अब की बार होने जा रहा है कि 400 पार? विजय जी, 400 पार हो या ना हो, लेकिन 400 के पास जरूर है। और यदि वो 400 पार नहीं हो रहे तो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में जो पूरी पार्टी चल रही है उसमें जो कुछ ब्रेक्स लगते हैं, लोकलाइज यानी जो सिटिंग एमपीज हैं या एमपीज के कैंडिडेट्स जो हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा रोक लग सकती है। बाकी कोई दिक्कत नहीं। कंफर्टेबल है मामला, 400 पार नहीं तो 405 तो पहुंच रहा है। राकेश शुक्ला जी। जी बिल्कुल, जो रुझान आ रहा है मैं उसको मानता हूँ कि जिस तरीके का चुनाव नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में लेके लड़ा है, उसमें वो बहुमत के लिए नहीं लड़े हैं बल्कि 2019 के रिजल्ट को आगे ले जाने के लिए। जल्दी से आगे बढ़ेंगे साहब, 400 पार होने वाला है, 400 पास रहने वाला है, क्या होने वाला है? देखिए 400 के आसपास ही रहेगा और ये बड़ी अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी ने बड़ी जादूगरी के साथ पूरा का पूरा जो नैरेटिव है उसको शिफ्ट कर दिया 400 के इर्द गिर्द। 272 की कोई चर्चा नहीं, 400 की चर्चा शुरू। 400 की चर्चा शुरू हो गई है। अच्छा, एक मिनट जरा तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये उधमपुर से कैंडिडेट बीजेपी के 2014-2019 में जीत चुके हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह को आप देख रहे हैं और अब काउंटिंग सेंटर की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने समर्थकों के साथ पूरी तरीके से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। 400 पार, 400 पास, क्या होने वाला है आज? रोमाना, मुझे लगता है बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा ओवर प्रिपरेशन करती है। हो सकता है 400 के बहुत आसपास या 400 से ऊपर भी जा सकती है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को हमेशा एक नई पॉसिबिलिटी क्रिएट करती रहती है, उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कौन सी नई पॉसिबिलिटी नंबर के तौर पर आज देखने के लिए मिलेगी मनोज जी? 400 पार, 400 पास, क्या होने वाला? देखिए मेरे हिसाब से यूपी में 64 से 68 सीटें आनी चाहिए। अगर ये 70 पार है तो देश में 400 पार है। 70 पार अगर यूपी तो देश में 400 पार, क्या होने वाला है? देखिए बिहार में राह आसान नहीं है, ना एनडीए के लिए ना इंडिया के लिए। फाइट है और मुझे लगता है बराबर की लड़ाई है बिहार में। कई ऐसे सीट है, पाटलिपुत्रा, सारण, तमाम। बिहार फंसा रहा है, मतलब बिहार फंसा रहा है। बिहार 400 पार होने नहीं दे रहा है, बंगाल करवाएगा 400 पार। बंगाल और उड़ीसा पे जान टिकी हुई है। 400 पार असंभव है, लेकिन 400 के पास जो है वो बंगाल और उड़ीसा के परफॉर्मेंस से ही कुछ पता चलेगी। लेकिन अगर महाराष्ट्र की पहेली सुलझ गई फिर तो मतलब एनडीए 400 पार। देखिए महाराष्ट्र ही बताएगा कि देश में क्या होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि महाराष्ट्र नए नतीजे देगा, चमत्कारी नतीजे देगा। यदि बीजेपी पूरी सीटें जीत गई जितनी उसने लड़ी हैं तब शायद 400 पार, अन्यथा कम। ये दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, इसमें दिल्ली और हरियाणा की अगर बात की जाए क्लीन स्वीप था। 400 पार के लिए कितने मददगार होंगे 3 राज्य? देखिए ये 400 पार का जो आंकड़ा है बहुत मनोवैज्ञानिक आंकड़ा है। अगर इसके आसपास पहुंचता है एनडीए तो विपक्ष के लिए एक मतलब लड़ाई लड़ने के लिए जो ताकत चाहिए अंदर से, वो खत्म होती हुई दिखाई देती है। विपक्ष बहुत कमजोर होता हुआ दिखाई। मतलब यहाँ तो चुनाव से पहले ही ये मनोवैज्ञानिक बढ़त विपक्ष पर बना ली 400 पार। लगता तो ऐसा ही है कि 2019 में जैसा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के नतीजे दोहराए जा रहे हैं, उससे लगता है खास तौर पर जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश में आंकड़ा 75 के पास जाता है तो 400 पार निश्चित है। बिल्कुल सर, 400 पार। देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, 2018 में जब त्रिपुरा में लेफ्ट की सरकार थी, किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि बीजेपी वहां एंटर कर सकती है। उन्होंने 0 से असेंबली में 35 सीटें ला दी थी, तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, एक मिनट जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। जोधपुर से एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में है, केंद्रीय मंत्री हैं, सुनते हैं। निश्चित रूप से भारत को विकसित बनाने के संकल्प को सिद्ध करने के लिए पूरे प्राण और प्रण की ऊर्जा से जुटे। गजेंद्र सिंह शेखावत को आप सुन रहे थे। 400 पार होगा, 400 पास होगा और उसमें केरल में कमल खिलेगा क्या?
इस बार शायद कमल खुलेगा, मतलब खिलेगा। मतलब अगर केरल जैसे राज्य से भी बीजेपी को सीट मिलेगी तो मतलब एनडीए 400 पार। ये पहली बार साउथ इंडिया से भी, जैसे मैं तेलंगाना और आंध्रा की अगर बात करूं तो पहली बार बीजेपी के जीत में कंट्रीब्यूशन, अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। 25 से 30 सीटें तक ये दो राज्यों से बीजेपी को मिलने की संभावना है, जो पहले कभी थी नहीं। जो पिछली बार अगर आंध्र और तेलंगाना की बात की जाए तो बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें मिली थी और चारों तेलंगाना से मिली थी। आंध्र प्रदेश में खाता भी नहीं खुला था। क्या होने वाला है? झारखंड का मिजाज 400 पार करवा देगा? बिल्कुल नहीं। झारखंड में अभी भाजपा के पास मतलब उसके एलाइज को मिला। मतलब हेमंत सोरेन के लिए सिंपैथी है? बिल्कुल, हेमंत सोरेन के लिए सिंपैथी है। झारखंड अटक रहा है मामला। कर्नाटक में क्या होने वाला है? 400 पार करवाएगा क्या? 400 पार मुझे नहीं लगता है ये बीजेपी का 400 मिलेगा। जैसे 400 के पास पहुंच जाएगा? 400 का पास नहीं पास भी नहीं, पार भी नहीं।